चलो, शैल वी स्टार्ट? शुरू करें एवरीवन। आगे सब लोग कोई आना बाकी है? तो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? चैप्टर पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। कल ही स्टार्ट किया हमने, बहुत बेसिक सवाल पूछे, बहुत सारे डिस्कशन किया, राइट? फटाफट उसको रिवाइज करते हैं कि हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। तो what is फाइनल अकाउंट्स? आर दी एंड रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस का एंड इज फाइनल अकाउंट्स, राइट? अकाउंटिंग का एंड नहीं है, अकाउंटिंग प्रोसेस का एंड। देयर इज अ डिफरेंस। अकाउंटिंग कब एंड होगा? अकाउंटिंग कब एंड होगा रहेगा, तब तक अकाउंटिंग रहेगा। बट अकाउंटिंग की एक प्रोसेस है जो आपको ईयर ऑन ईयर फॉलो करनी है। जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स अकाउंटिंग प्रोसेस का एंड रिजल्ट दिखाता है। इट इज नॉट एंड। मैंने क्या बोला? अकाउंटिंग प्रोसेस का एंड रिजल्ट, राइट? जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स। तो एकदम एंड में क्या बनता है? फाइनल अकाउंट्स, जो इस पूरे प्रोसेस का एंड रिजल्ट, राइट? फिर फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय एवरी बिजनेस एंटिटी, चाहे छोटा हो बड़ा, छोटा बड़ा कोई भी हो, हर कोई फाइनल अकाउंट्स बनाता है। फाइनल अकाउंट्स क्या है? तो फाइनल अकाउंट्स इज अ सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ये एक नहीं है, ये क्या है? सेट है। सेट मतलब कॉम्बिनेशन, दो तीन चीजें मिला के। इज अ सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, राइट, विच इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में, मतलब ईयर एंड पे नहीं, कब? 31 मार्च। तो 31 मार्च को हम हमेशा अकाउंटिंग ईयर एंड करते हैं। 1 अप्रैल को हमारा ईयर स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। 1 अप्रैल 19 को चालू होगा तो 31 मार्च 20 को खत्म होगा, एंड सो, ठीक है नहीं? 1 अप्रैल 20 को स्टार्ट होगा तो 31 मार्च 21, 1 अप्रैल को, राइट? फिर वाई, कल इसका भी जवाब दिया, वाई फाइनल अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड। सीधा सीधा जवाब है, फर्स्ट टू फाइंड फाइनेंशियल पोजीशन एंड टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। ये प्राइमरी रीजन है, उसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है। फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाते? प्राइमरी दो है। बिजनेस किया, कितना प्रॉफिट हुआ? फाइनल अकाउंट्स। पूरे साल बिजनेस किया, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? फाइनल अकाउंट्स। फाइनेंशियल पोजीशन इज नथिंग बट किससे कितना आना है, किससे कितना देना है, मेरे पास क्या क्या है, ये सारी नथिंग बट फाइनेंशियल पोजीशन, राइट? इसके अलावा सेकेंडरी रीजन बहुत सारे, मैनेजमेंट पर्पस के लिए, इंटरनल टैक्स फाइलिंग के लिए, बैंक लोन के लिए, दे आर ऑल सेकेंडरी रीजन। क्लियर है? फिर हाउ इट इज प्रिपेयर्ड? इसका जवाब था, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को बेस लेके हम फाइनल अकाउंट्स, राइट? नाउ सेट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये कौन से 3 स्टेटमेंट है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसमें से याद रखने की चीज क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर लेजर्स, एंड बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। तो ट्रेडिंग एंड P&L क्या है? बैलेंस शीट क्या है? स्टेटमेंट है, वो क्या दिखाएगी? फाइनेंशियल पोजीशन। तो हमारा एम हो गया ना, क्यों बना रहे फाइनल अकाउंट्स? प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन। तो हमें इन तीनों सेट से मिल जाएगा। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद क्या रखोगे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर लेजर्स एंड बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। क्लियर है? इन टू साइड्स, कौन से दो साइड? लायबिलिटीज एंड एसेट्स, राइट? तो ये आपका फॉर्मेट है, कल भी हमने डिस्कस किया। कैसे दिखता है आपका फॉर्मेट? एक पेज पर हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम जॉइंटली बनाते हैं। एग्जाम में आपके पास लग्जरी, आप एक
पेज पर ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो, क्योंकि जगह का मैनेजमेंट सम सम तक पता नहीं चलता। कभी ट्रेडिंग में बहुत सारे आइटम आ जाते हैं तो जगह ही नहीं बचती, राइट। बट यहाँ पर हमारे नोटबुक की लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, तो एक पेज पर आप ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ड्रॉ कर सकते हो, और कॉमन टाइटल के साथ। तो मैंने टाइटल भी क्या दिया है, एक साथ दिया है, इन द बुक्स ऑफ कैश बना रहे हैं, उसका नाम क्या बना रहे हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक ही साथ दिया है टाइटल। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो ईयर होगा वो लिखो। तो ऊपर का हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, और नीचे का हिस्सा ये वाला क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगले पेज पर मैंने क्या बनाया है, बैलेंस शीट बनाया है, जिसमें लाया था। और क्या बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये तो क्लियर है, ये ट्रेडिंग P&L है और ये बैलेंस शीट है। उसके साथ और क्या बनता है, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, दोनों में से कुछ क्लियर है। चले आगे, राइट। फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ, ट्रेडिंग इज लेजर, P&L इज लेजर, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन, राइट। लेजर में डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, मतलब देयर इज ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग क्रेडिट। अब धीरे धीरे ध्यान दे तो अच्छा फॉर्मेट समझिए। फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैपिटल अकाउंट में क्या आता है वो हमने कल ही देखा। तो हम अभी कैपिटल या करंट अकाउंट का डिस्कशन नहीं करेंगे, अभी हम ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट का डिस्कशन। तो ट्रेडिंग अकाउंट इज अ लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ लेजर, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। ये तीनों चीजें दो हिस्सों में डिवाइडेड है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट है, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट है, P&L अकाउंट का डेबिट है, P&L अकाउंट का क्रेडिट है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी है और एसेट है। मतलब अगर सीधी बात करें तो हमारे फाइनल अकाउंट्स में देयर आर 6 प्लेसेस। हमारा फाइनल अकाउंट 3 स्टेटमेंट है, पर पार्ट 6। कैसे 6 पार्ट है, ट्रेडिंग डेबिट एक पार्ट हो गया, ट्रेडिंग क्रेडिट एक पार्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, liabilities and assets. So these are the 6 places of your final account. Yes or no? कोई डाउट इसमें? अब सवाल आता है कि कहाँ पर क्या रिकॉर्ड। तो अभी हमने कल भी देखा था, अभी थोड़ी देर पहले देखा कि फाइनल अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। तो ट्रायल बैलेंस कल हमने डिस्कस किया था। ट्रायल बैलेंस में दो साइड्स होगी, डेबिट एंड क्रेडिट। वो आपको उठा के इस फाइनल अकाउंट्स में लिखना। Yes or no? But the question is कौन सा आइटम कहाँ आएगा। ट्रायल बैलेंस में तो दो ही साइड्स है, डेबिट और क्रेडिट, और फाइनल अकाउंट्स में कितनी साइड्स है, 6। तो कौन सा आइटम कहाँ आएगा उसके लिए स्पेसिफिक लोकेशन डिसाइडेड। क्लियर है। तो हम ट्रेडिंग के डेबिट में क्या रिकॉर्ड करते हैं, हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड्स ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो परचेस एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड। ट्रेडिंग के डेबिट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड्स ओनली डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब कौन से खर्चे, जो सामान परचेस एंड प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड, मतलब नथिंग बट समरी फैक्ट्री से, सीधी सीधी किससे रिलेटेड है, फैक्ट्री। क्योंकि प्रोडक्शन का होता है फैक्ट्री में, सामान खरीद कर कहाँ लिया जाता है, खर्चे सारे कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग के डेबिट। समझ रहे हो, ये क्लियर है। तो ट्रेडिंग के डेबिट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। लिखना है कि याद रखो, इसको इसको लिखना है, इसको नहीं जगह 11th में था, याद है पक्का। फिर से ट्रेडिंग के डेबिट में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब कौन से खर्चे, जो परचेस एंड प्रोडक्शन से, जो परचेस एंड क्रेडिट से रिलेटेड। क्लियर है। अब ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में 3 ही आइटम आते हैं। ट्रेडिंग के क्रेडिट में 3 आइटम आते हैं, ध्यान दो। कौन से 3 आइटम आता है, एक आता है सेल्स, सामान बेचोगे तो, परचेस करोगे तो डेबिट
में। सामान परचेस करोगे तो परचेस कहाँ आएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में। बेचोगे तो कहाँ आएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। इसके साथ साथ ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो सामान परचेस किया वो एंड में कितना बाकी है, मतलब 100 का आइटम खरीदा, 80 का ना बराबर, जो परचेस किया उसके डिटेल, जो सामान आया जो प्रोड्यूस किया उसके डिटेल्स कि उसके साथ क्या हुआ, बेचा, क्लोजिंग स्टॉक में बचा, या फिर वो बिजनेस से बाहर गया बट सेल नहीं है। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में 3 आइटम्स आएंगे, एक से कमाई, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो गुड्स साल के एंड में बाकी है अगले साल बेचो, और तीसरा गुड्स बाहर गए लेकिन वो सेल्स नहीं है, जैसे कि गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। समझिए, मतलब गुड्स आप क्या कर रहे हो, बिजनेस से बाहर भेज रहे हो लेकिन आप बेच नहीं रहे हो, सेल नहीं कर रहे हो, गेटिंग इट? तो वो सारी चीजें कहाँ आएगी? ट्रेडिंग के क्रेडिट। क्लियर है? तो ट्रेडिंग के डेबिट में क्या आता है? डायरेक्ट एक्सपेंड, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्या आता है? जो खर्चे नहीं, जो क्या है, सेल्स है या क्लोजिंग स्टॉक है या आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स। क्लियर है ये पॉइंट? अब आते हैं पी एंड एल के डेबिट में। पी एंड एल के डेबिट में क्या रिकॉर्ड करते हैं हम? इनडायरेक्ट खर्च समझने के लिए। क्या ट्रेडिंग के डेबिट में क्या रिकॉर्ड करते हैं? पी एंड एल के डेबिट में क्या रिकॉर्ड करते हैं? इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट मतलब क्या? जो डायरेक्ट नहीं है, जो खर्चा डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट है। तो कौन सा खर्चा इनडायरेक्ट? मतलब आपको लग रहा है कि खर्चा है तो खुद से सवाल क्या पूछोगे? परचेस का है कि प्रोडक्शन का है? अगर है तो ऊपर, नहीं है तो नीचे। दो दो सवाल नहीं पूछने, एक ही सवाल पूछो, आंसर से आपको पता चलेगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अगर खर्चा है, अब खर्चा तो समझते ना पढ़ के, कल हमने डिसाइड किया, वेजेस, सैलरी, रेंट, डिस्काउंट। डेबिट में है तो खर्चा है, क्रेडिट में है तो इनकम है, डिपेंड कौन सी साइड पर। लैंड, एसेट, तो ये तो अभी सबको आता है, नहीं 11th में उतना तो दिमाग चल रहा है हमारा। आप खुद को सवाल क्या पूछोगे? जैसे वेजेस खर्चा है बट वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट, क्योंकि वेजेस हम लेबर को देते जो फैक्ट्री में काम करता है, तो वो ऊपर आएगा। बट अगर मैं बोलूंगा एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट परचेस प्रोडक्शन फैक्ट्री से रिलेटेड है क्या? वो सामान बेचने से रिलेटेड है, तो कहाँ आएगा? इनडायरेक्ट खर्चे, मतलब ऑल दोस एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्ट नहीं है कि नहीं? रिकॉर्ड्स ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एक्सेप्ट डायरेक्ट। सारे खर्चे सारे नुकसान पीएनएल के डेबिट में आता है। मेरा स्टेटमेंट समझो मैं क्या लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ सारे खर्चे कहाँ आएंगे? कोई भी लॉस, कोई भी खर्चा अगर डायरेक्ट नहीं है तो पीएनएल में। तो फिर हम उसको कैटेगराइज नहीं करते, ऑफिस के, सेलिंग के, डिस्ट्रीब्यूशन के। भी तो फिर क्या होगा, बहुत सारे खर्चे आएंगे नहीं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफिस चलाने के लिए देते हो, वो है सारे इनडायरेक्ट खर्चे, मतलब जो डायरेक्ट नहीं है वो ऑल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है? पीएनएल के क्रेडिट में क्या आता है? पीएनएल के क्रेडिट में आता है ऑल इनकम्स, प्रॉफिट्स, गेन्स एक्सेप्ट सेल्स। सेल्स के अलावा आपके लिए कोई भी आइटम फायदे वाला आइटम हो, जैसे कि डिस्काउंट रिसीव, फायदा ना, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ये सारे फायदे हैं। ये फायदे वाले आइटम पीएनएल के क्रेडिट में। बट सेल्स इज ऑल्सो फायदा, वो कहाँ आएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। तो एनी इनकम विच इज नॉट सेल्स, एनी प्रॉफिट विच इज नॉट सेल्स, एनी गेन विच इज नॉट सेल्स, वो पीएनएल के क्रेडिट में आता है। किसी भी प्रकार का फायदा जो सेल्स नहीं है
वो आएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको, एवरीवन? तो फटाफट बोलो, ट्रेडिंग के डेबिट में क्या आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैसे पहचानना है कि खर्चा डायरेक्ट है या नहीं है? परचेस, प्रोडक्शन, फैक्ट्री का है तो डायरेक्ट। परचेस, प्रोडक्शन एंड फैक्ट्री तो डायरेक्ट। यस और नो? ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्या आएगा? स्टॉक एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स। याद रखोगे, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक एंड आउटवर्ड। तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर दिमाग में कहाँ आएगा? कहाँ? ट्रेडिंग क्रेडिट। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ट्रेडिंग क्रेडिट। गुड्स विथड्रॉन बाय पार्टनर, ट्रेडिंग क्रेडिट। गुड्स जा रहे हैं ना, देखो, ट्रेडिंग क्रेडिट। क्लियर है? P&L के डेबिट में क्या लिखते हैं? ऑल एक्सपेंसेस विच आर नॉट इनडायरेक्ट। सारे खर्चे, सारे लॉसेस, सारे नुकसान जो डायरेक्ट नहीं। तो खर्चा है, समझ में आ गया, लेकिन डायरेक्ट नहीं है तो नीचे आएगा। नीचे मतलब P&L में आएगा। एंड P&L के क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड करते हैं? ऑल इनकम एक्सेप्ट सेल्स। सारा फायदा, कोई भी फायदा, किसी भी प्रकार का फायदा, बट वो सेल्स नहीं है, तो वो P&L के क्रेडिट में आएगा। कहानी क्लियर है यहाँ तक? अगला, नेक्स्ट इज लायबिलिटी में सबसे पहले आता है कैपिटल। लायबिलिटी में सबसे पहले क्या आता है? कैपिटल। व्हाई कैपिटल इज लायबिलिटी? क्योंकि हम अकाउंटिंग पर्पस के लिए बिजनेस एंड बिजनेसमैन को सेपरेट एंटिटी मानते हैं। अभी हम जो बैलेंस शीट बना रहे हैं, किसकी बना रहे हैं? बिजनेस की। तो कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस। तो ये बिजनेस की क्या बन जाती है? लायबिलिटी बन। दैट्स व्हाई कैपिटल इज रिटन ऑन द लायबिलिटीज। उसके साथ साथ ओइंग्स। ओइंग्स मतलब मेरे को किसी को पैसा देना है, मैंने आपसे सामान उधार लिया। बोरोइंग्स मतलब मैंने कर्जा लिया आपसे, बैंक लोन इज माय बोरोइंग, राइट? या मनी पेएबल मतलब जैसे मैंने आपसे काम करवाया लेकिन पैसा नहीं दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये सारा क्या बन गया? मनी पेएबल। मनी पेएबल, बोरोइंग से ओइंग्स का वैसे देखा अलग अलग है, लेकिन हम एक ही मान के चलते हैं। ओइंग्स मतलब मुझे आपको देना है फॉर परचेसेस। बोरोइंग्स मतलब मैंने आपसे पैसा ही उधार लिया है, मेरे को आपको वापस करना है। मनी पेएबल मैंने आपसे काम करवाया, आपको पैसा देना बाकी। लायबिलिटी मेरे को पैसा देना बाकी। तीनों को मिलकर मैं सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलता हूँ? देना बाकी। आपसे काम करवाया, पैसा देना बाकी है। आपसे पैसा उधार लिया है, वो देना बाकी है। आपसे सामान उधार खरीदा है, उसका पैसा देना बाकी है। इन एनी केस इट इज माय लायबिलिटी। उधारी इज माय लायबिलिटी। एंड व्हाट इज एसेट? Properties. So assets record all assets, properties, belonging and सबसे important money receivable. अगर पैसा आना बाकी है तो दैट इज माय एसेट, देना बाकी है तो दैट इज माय लायबिलिटी। उल्टा एक दूसरे के लायबिलिटी। क्लियर है ये सबको? पक्का, राइट? तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ट्रेडिंग का फॉर्मेट और P&L का फॉर्मेट, कहाँ पर क्या रिकॉर्ड होगा? क्लियर है? अगर बाय चांस आपको इसको रिकॉर्ड करना है या लिखना है, राइट, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर में जाके देख सकते हो। मैं हट जाता हूँ, आपको अगर इसका फोटो लेना है तो फोटो ले लो, तो ध्यान में रहेगा। घर जाके लिखो, अगर लेना है तो कंपल्सरी नहीं। ऑनलाइन करो, स्क्रीनशॉट लेने की। तो याद रखोगे कहां पर क्या रिकॉर्ड होगा। ऑनलाइन वालों यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। सैम, हिमांशु, श्रेयस,
अब यहाँ जाओ। चलो अब हम जाएंगे ऑन सम सॉल्विंग, लेकिन सम सॉल्व करने से पहले याद रखो और एक चीज बनती है फिर करंट, दोनों नहीं बनता है। अब देखो कल परसों हमने देखा कि पार्टनर्स कैपिटल मेंटेन करने की कितनी मेथड है? दो मेथड है। कौन सी? फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। तो अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो क्वेश्चन में केवल कैपिटल अकाउंट होगा, तो आप कैपिटल अकाउंट सारी एंट्रीज कैपिटल अकाउंट में जाएगी, फिर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लायबिलिटी में जाएगा, ठीक है। बट अगर फिक्स मेथड है तो क्वेश्चन में करंट भी होगा कैपिटल भी होगा, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल डायरेक्टली लायबिलिटी में लिखेंगे और करंट अकाउंट बनाएंगे लायबिलिटी में। तो ड्रॉ करते हो कि कोई सा तो भी ड्रॉ करना है, इधर कैपिटल या फिर करंट। कब कौन सा ड्रॉ करना है क्वेश्चन सॉल्व करते फिर से देखिए, राइट। अब मुझे बताओ फिर से कि हम कौन से बेसिस पर फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस में कितनी साइड्स होती है? दो। कौन सी दो साइड्स? डेबिट एंड क्रेडिट, पक्का। अब मुझे बताओ ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड क्या रिप्रेजेंट करता है? एसेट्स एंड पक्का इनकम एंड लायबिलिटी, ये सब। बट ट्रायल बैलेंस दिखता कैसे? तो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है सबको। ऊपर टाइटल दिया है ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 19। और ये जो ट्रायल बैलेंस है ये टी शेप में, कौन से शेप में है? टी शेप में, डेबिट राइट साइड इज क्रेडिट। बट ट्रायल बैलेंस कुछ इस प्रकार भी दिखता है कि एक ही पर्टिकुलर है लेकिन डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट अलग है। बट कुछ भी बात करो, वो चाहे ऐसे दिखे या वैसे दिखे, मतलब चाहे स्टेटमेंट फॉर्मेट में दिखे या अकाउंट फॉर्मेट में दिखे, उसमें है दो ही साइड। डेबिट साइड हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है? एसेट्स एंड एक्सपेंस। क्रेडिट साइड हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है? लायबिलिटीज एंड, याद रखोगे पक्का। ट्रायल बैलेंस कैसे दिखता है वो भी क्लियर है सबको, और ट्रायल बैलेंस की दो साइड्स भी क्लियर है। कौन सी दो साइड्स? assets, debit represents assets and expense, credit represent income and liability, right? अब आ जाओ अपनी टेक्स्ट बुक के पेज 27 एग्जांपल 2। तो अभी तक हमने दो चीजें कवर की, एक फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट क्लियर हुई सबके दिमाग में। दूसरा एज अ क्वेश्चन आपको क्या दिया जाएगा? ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट्स होगी, ध्यान दो। आपको एज अ क्वेश्चन क्या दिया जाएगा? ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। ये क्लियर है? और इस ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट को लेके आप करना है। तो जो पहला सम सॉल्व करने वाला एग्जांपल 2 पेज 27, मेरे को बस टेक्स्ट बुक चाहिए, नोटबुक अभी नहीं चाहिए। सिर्फ टेक्स्ट बुक सामने रखो, पेज नंबर 27 एग्जांपल नंबर 2 है सबके सामने, राइट। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने आपको ट्रायल बैलेंस, एसेट्स एक्सपेंस है, क्रेडिट साइड, इनकम एंड लायबिलिटीज, राइट। अब हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व अ सम, स्टेप्स टू सॉल्व अ सम। तो सबके पास ये सम है, पेज 27 एग्जांपल 2। सम का हिसाब सीधा सीधा है, आपको दो चीजें दी है क्वेश्चन में। ऊपर का हिस्सा इज कॉल्ड एज ट्रायल बैलेंस और नीचे का हिस्सा इज कॉल्ड एज एडजस्टमेंट। अब व्हाट आर द स्टेप्स टू सॉल्व द सम? स्टेप 1 इज, क्या दिख रहा है? ड्रॉ फॉर्मेट, फॉर्मेट आगे बढ़ेगी। ये तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ और आप लोग लगे। तो सबसे पहला काम क्या है सम सॉल्व करने में? फॉर्मेट रेडी करो, फिर आगे जो करना है वो करो। दूसरा इज रीड द क्वेश्चन केयरफुली, मतलब आप जब हम पार्टनरशिप का सम सॉल्व करते हैं, स्टेप 2 इंपॉर्टेंट है,
रीड करना है, बहुत बार हम गड़बड़ी में भूल जाते हैं, तो इसलिए मैंने स्टेप में डाला। क्वेश्चन को पढ़ना है और उसमें से क्या मार्क करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है? फिर स्टेप 3 आता है, क्या आता है, एडजस्टमेंट पढ़ो और ट्रायल बैलेंस पर टिक भी करेंगे, अभी मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूं। फिर स्टेप 4, अच्छा चलो पहले 1 2 3 कर लेते हैं, राइट। स्टेप 4, ट्रायल बैलेंस के आइटम उठाओ, आपके फॉर्मेट में पोस्ट करो। फिर स्टेप 5, सॉल्व द एडजस्टमेंट, हर एडजस्टमेंट को डबल इफेक्ट दो। समझ रहे स्टेप? जो क्वेश्चन में ये नीचे एडजस्टमेंट्स दिए, इनको पढ़ो, ये सारी 1 2 3 4 5 एडजस्टमेंट्स है, इनको पढ़ो और ऊपर ट्रायल बैलेंस पर जहां जरूरी है वहां पर टिक मार्क। एक बार टिक मार्क हो गए आपके, फिर आप क्या करोगे, चौथे नंबर पर आओगे, ट्रायल बैलेंस के हर एक आइटम को उठाओगे और हमारे फाइनल अकाउंट्स का जो फॉर्मेट बनेगा सही जगह पर पोस्ट करोगे, डिपेंडिंग कि वो एसेट है, लायबिलिटी है, डायरेक्ट खर्चा है, इनडायरेक्ट खर्चा है, सेल्स है या अदर इनकम, राइट। फिर नीचे दिए हुए एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करोगे, हर एडजस्टमेंट को डबल इफेक्ट दोगे, राइट। फिर क्लोज करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, ग्रॉस प्रॉफिट को पीएनएल में ट्रांसफर करोगे, पीएनएल क्लोज करोगे, नेट प्रॉफिट निकालोगे। ये तो आपने बचपन में किया होगा, मतलब 11th में लास्ट ईयर किया होगा ऐसा, यस और नो। अब सिर्फ यहां से थोड़ा सा ट्विस्ट चेंज आता है, वो ये है, एक बार नेट प्रॉफिट आ गया, बीच में क्या करना है, उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, और उसे डिस्ट्रीब्यूट करके उनके करंट या फिर कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना है। फिर करंट एंड कैपिटल अकाउंट को क्लोज करके उनके बैलेंस को बैलेंस शीट में लेके जाना है, एंड लास्ट बैलेंस शीट को टैली करना है, जो कि ऑटोमेटिकली होनी। टोटल कितने स्टेप्स है, 9। फॉर्मेट रेडी करोगे, एडजस्टमेंट टिक मार्क करोगे, बीच में क्या है, एक क्वेश्चन पढ़ के पीएसआर मार्क करोगे, फिर एडजस्टमेंट टिक करोगे, फिर पोस्टिंग करोगे, एडजस्टमेंट सॉल्व करोगे, फिर ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करके प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, फिर पार्टनर्स का करंट या कैपिटल बैलेंस करोगे, उसका बैलेंस बैलेंस शीट में लेके आओगे, एंड फाइनली बैलेंस शीट टैली। एवरी सम हम यही फॉर्मेट फॉलो करेंगे, पोस्टिंग के साथ साथ एडजस्टमेंट बीच में नहीं करना। पहले एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिया, फिर प्रोसेस को फॉलो करो, 2 4 सम बाद बहुत आसान लगे, बहुत सारे लोगों को तो पहले सम से आसान है, क्योंकि 11th में फाइनल अकाउंट्स किया। क्लियर है? चल तो आ जाओ, क्या है पहला स्टेप, फॉर्मेट करो, फॉर्मेट ड्रॉ करना है। चलो 2 मिनट का टाइम है ऑनलाइन वालों, फॉर्मेट रेडी होने के बाद डन करके देखो, 1 मिनट। क्वेश्चन में फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, किसके लिए बनाना है, शिल्पा एंड कतरीना, इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कतरीना। तो ऊपर टाइटल देना मत भूलना, तो ऊपर लिखना इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कतरीना ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, क्या किया है 2019, बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 19, सामने जैसा दिख रहा है वैसा एग्जैक्टली फॉर्मेट सब लोग रेडी करो। पहला समय तो नीट क्लीन अच्छा सा फॉर्मेट बनाओ, पहले लाइन पर क्या लिखा है मैंने, इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कतरीना, सेकंड लाइन पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड साइड डीआर, राइट साइड सीआर, राइट। जो आपका रुपीज लिखा है ना, आरएस लिखा है आपने, आरएस के जगह आप क्या कर सकते हो, रुपीज, इस प्रकार का सिंबल यूज कर सकते हो, ठीक है। आपकी चॉइस,
आपको आपको पता है क्या पेज पर हो रहा है, तो एक पेज पर करो, नहीं तो ट्रेडिंग अलग पेज पर, पीएनएल अलग पेज पर। फाइनल एग्जाम में जाओगे तो अलग अलग पेज पर ही करना है। चलो का फॉर्मेट ऑनलाइन वालों फॉर्मेट बनने पर डन करके मैसेज करो। और अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो बिंदास डाउट पूछो, एवरीवन। नहीं समझ में आए पूछने का, इधर यहाँ पूछो या बाहर आके पूछो। क्वेश्चन में नाम और डेट कहाँ से है वो क्लियर है सबको? नाम क्वेश्चन में दिया है, डेट भी क्वेश्चन में दी है, बस वहां से हमने कॉपी कर ली, नाम और डेट। सबका ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट रेडी है। आपके पास ऑप्शन ये है कि एग्जाम में आप ट्रेडिंग अकाउंट ये वाला हिस्सा अलग पेज पर, पीएनएल यानी कि ये नीचे वाला हिस्सा अलग पेज पर यानी कि सेकंड पेज पर, और बैलेंस शीट तीसरे पेज पर बना सकते हो, या मैं कहता हूँ बना हुई, क्योंकि अपने थोड़े हाइट छोटी होती है, विड्थ ज्यादा होती है लेकिन हाइट छोटी होती है, राइट। डन सबका? अब जैसे कि हमने अभी भी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि फाइनल अकाउंट्स में हम ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट तो बना पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट, तो इस सब में कैपिटल बनाना है या करंट बनाना है वो डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए आप ट्रायल बैलेंस में देखो कि आपको कैपिटल अकाउंट दिख रहा है कि कैपिटल एंड करंट दोनों दिख रहा है। क्वेश्चन में कैपिटल दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन उसके साथ करंट अकाउंट भी दिख रहा है क्या, दैट यू हैव टू चेक। तो इस क्वेश्चन में कैपिटल तो है, करंट अकाउंट भी है क्या? मतलब वो कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग अप्लाई कर रहा है कैपिटल के लिए? फ्लक्चुएटिंग की फिक्स्ड? फिक्स्ड में कितने अकाउंट? तो सिर्फ क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट है, मतलब सारी अकाउंटिंग कैपिटल अकाउंट में होगी, मतलब कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। तो हम फाइनल अकाउंट्स में कौन सा अकाउंट बनाएंगे? फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में कैपिटल के साथ करंट होता, अगर क्वेश्चन में कैपिटल के साथ साथ करंट अकाउंट भी होता, मान लो यहाँ पर नीचे दिया है करंट अकाउंट शिल्पा कतरीना 1000 रुपए 1200 रुपए, तो फिर हम एज अ वर्किंग फॉर्मेट में कैपिटल अकाउंट
ड्रॉ नहीं, सारी एंट्रीज किस में जाती? करंट में। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट का मतलब कैपिटल क्या होने वाला है? फिक्स रहने वाला है, तो कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? तो अगर करंट अकाउंट है तो करंट ड्रॉ करोगे, करंट नहीं है तो कैपिटल ड्रॉ करोगे, सिंपल। तो अभी के क्वेश्चन में करंट अकाउंट अवेलेबल, कैपिटल अकाउंट, तो नीचे कैपिटल अकाउंट इस प्रकार से बना लो। चलो कैपिटल पर्टिकुलर शिल्पा कतरीना, पर्टिकुलर शिल्पा कतरीना लेफ्ट साइड पर डीआर, राइट साइड पर सीआर। बैलेंस शीट के नीचे बनाना है। ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, हम हमारी तरफ से ऐड ऑन कर रहे हैं ताकि हमारा अकाउंटिंग आसान। कुछ कॉलेजेस में बोलते हैं पार्टनर कैपिटल सेपरेट ड्रॉ करो, कुछ कॉलेज में बोलते हैं मत ड्रॉ, बट हम आदत रखेंगे डे वन से कि हम अकाउंट ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा काम आसान। क्लियर है? चलो ऑनलाइन वालों मुझे बताओ, कंप्लीट है, क्लियर है यहाँ तक? दिशा, विद्या, श्रेयस, निधि, हिमांशी, सैम। चलो डन फॉर्मेट सबका। अब क्या करेंगे फॉर्मेट के बाद? स्टेप 2, रीड क्वेश्चन केयरफुली एंड फाइंड आउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नहीं दिया, अगर दिया तो उसको हाईलाइट करो। क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, है कि नहीं? तो आप मुझे बताओ, व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन? दिया है कि नहीं दिया? ट्रायल बैलेंस के ऊपर कहीं पर नहीं पता, नीचे एडजस्टमेंट कहीं पर पीएसआर, पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो हम क्या मान के चलेंगे? इक्वल। अगर क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया मतलब शिल्पा कतरीना आर इक्वल पार्टनर, जो प्रॉफिट होगा वो दोनों में क्या बटेगा? इक्वल बटेगा। प्रॉफिट सर हम क्या करेंगे? प्रॉफिट को दोनों में आधा आधा बांट देंगे। पॉइंट क्लियर है? अब आते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 इज एडजस्टमेंट पढ़ो जो मेरे सर के ऊपर है, एडजस्टमेंट 1 2 3 4 5, और उसके लिए ट्रायल बैलेंस पर टिक मार्क, राइट? तो व्हाट इज एडजस्टमेंट नंबर 1? स्टॉक इन हैंड, तो इसी एडजस्टमेंट को हम प्यार से बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं? और क्लोजिंग स्टॉक के लिए कहीं पर भी कोई भी टिक मार्क नहीं होता है, उसको डायरेक्टली हम डबल इफेक्ट दे देंगे। क्लियर है एडजस्टमेंट? दूसरी एडजस्टमेंट क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या क्या आउटस्टैंडिंग है? रॉयल्टी पर टिक मार्क करोगे, तो ट्रायल बैलेंस में देखो कहीं पर रॉयल्टी और वेजेस दिख रहा है कि आपको? कहाँ कहाँ है, उन पर एक एक टिक मार्क करो। देखो लास्ट में रॉयल्टीज है, उस पर टिक मार्क कर लिया इस प्रकार से सबने, और ऊपर थोड़ा जाओगे तो वेजेस है, तो उस पर एक टिक मार्क, वेजेस पर एक टिक मार्क हो गया, यस और नो? फिर तीसरा एडजस्टमेंट, सैलरी पेड इन एडवांस टू स्टाफ। 2000 स्टाफ को 2000 सैलरी एडवांस दी, तो सैलरी इज एडवांस, तो किस पर टिक मार्क करोगे? सैलरीज। तो फिर से ट्रायल बैलेंस में चेक करो सैलरी है क्या क्वेश्चन में कहीं पर? वेजेस के नीचे ये देखो सैलरीज, सैलरीज पर पुट टिक किया। फिर एडजस्टमेंट नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिकी एडजस्टमेंट है और बोर्ड की फेवरेट एडजस्टमेंट है, आपको एग्जाम में आएगी मतलब आएगी। एडजस्टमेंट 4 पहले से स्टार मार्क करो इस एडजस्टमेंट पर। व्हेन आई से स्टार
स्टार का मतलब है ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं, टिक मार्क से लेके सॉल्व करते वक्त सब जगह आपको उसका उपयोग आएगा। पहला वो बोल रहे क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 1000 रुपीज, एंड आगे बोल रहे रिजर्व फॉर डाउटफुल 3%। मतलब ये दोनों चीजें डेब्टर्स पर। पहले तो आपको समझना पड़ेगा डेब्टर्स मतलब कौन। तो डेब्टर्स मतलब वो लोग जिनसे पैसा आना है। सैलरी डेब्टर्स मतलब कौन, जिनसे पैसा आना है। अब ये क्यों आना है उनसे, क्योंकि हम देयर आर नथिंग बट कस्टमर्स। कौन है हमारे कस्टमर, है ग्राहक है, जिनको हमने सामान उधार बेचा है और उस उधारी का पैसा उनसे आना है। राइट, अब सबको याद है एक चीज की पैसा आना है, और सबको एक्सपीरियंस भी है जो पैसा आना है उसमें से कोई आपका दोस्त जो आपका फोन नहीं उठा रहा है, इस और नो। तो अगर आपको पैसे आने हैं तो देयर इज अ चांस कि वो पैसा डूब सकता है। क्लियर है व्हाट आई एम सेइंग। सॉलिडेटर्स आर कौन, जिनसे पैसा देयर इज अ चांस कि उनसे जो पैसा आना है वो डूब सकता है। राइट, दो चीजें क्वेश्चन में, एक है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स मतलब इतना पैसा ऑलरेडी डूब चुका है, उन्होंने हमारा फोन उठाना बंद कर दिया, तो हम समझ गए कि पैसा क्या हो गया, डूब गया। दूसरा है रिजर्व फॉर, मतलब देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, इतना पैसा शायद शायद डूब सकता है। फोन उठा रहा है लेकिन बोल रहा है कल देता हूं, ऊपर से देता हूं, तो हमारे दाग दुख बढ़ गई, आएगा कि नहीं आएगा। अभी तक फोन उठाना बंद नहीं किया, जिसने फोन उठाना बंद कर दिया इस बैड डेब्ट्स डूब गया, अभी नहीं आएगा। क्या बोल रहा है कल परसों तारीख पे तारीख दे रहा है, तो मतलब वो हमारे लिए क्या हो गया, अभी शायद डूबे। तो यही दो एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में, कि जो डेब्टर्स का पैसा है 1000 डूब चुका है और 3% डूब सकता है। समझ रहे हो, डेब्टर्स पर है। तो पहली चीज मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन में डेब्टर्स ढूंढूंगा और डेब्टर्स पर 2 टिक मार्क करूंगा, एक पैसा डूब गया उसके लिए और दूसरा आरडीडी के लिए। तो सन्ड्री डेब्टर्स का सबको दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में, ऊपर से तीसरा आइटम है। राइट, तो मैं इस पर 2 टिक मार्क्स करूंगा, एक ने कितने, दो। चाहे तो ऐसे कर सकता है कि इस पर 2 टिक मार्क्स, यानी कि 2 एडजस्टमेंट है, एक बैड डेब्ट से दूसरा आरडीडी है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। क्लियर है। अब मैं और 2 टिक मार्क लगाऊंगा, एक मैं क्वेश्चन में चेक करूंगा कि क्या क्वेश्चन में पहले से ही बैड डेब्ट्स है। मैं क्या चेक करूंगा, क्या क्वेश्चन में पहले से ही बैड डेब्ट्स है, और एडजस्टमेंट में भी बैड डेब्ट्स है। तो मैं पहला काम करूंगा, यहां पर जो बैड डेब्ट्स है उसके आगे ब्रैकेट में लिख दूंगा ओल्ड। क्या लिख दूंगा, ओल्ड, मतलब ये पहले से ही बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में है, और साथ ही साथ हमारे पास एडजस्टमेंट में भी बैड डेब्ट्स। तो ये आपके लिए न्यू। तो समझ रहे हमारे पास 2 बैड डेब्ट्स है, एक ट्रायल बैलेंस में है, एक एडजस्टमेंट में। ट्रायल बैलेंस वाले बैड डेब्ट्स को मैं क्या कहूंगा, ओल्ड, और एडजस्टमेंट वाले को क्या कहूंगा, न्यू। कहानी क्लियर है। और एक चीज करूंगा, ये जो ओल्ड बैड डेब्ट्स है इस पर मैं मार्क करूंगा हैशटैग। हैशटैग का मतलब क्या, क्लियर है। तो इसको मैंने ओल्ड बैड डेब्ट्स बोल दिया, वो क्लियर है। अब सेम चीज में चेक करूंगा कि क्या क्वेश्चन में पहले से ही रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, यानी कि आरडीडी है। तो आंसर इज हाँ, क्रेडिट में देखो। तो पहला काम क्या करूंगा, मैं इसके आगे लिख दूंगा ओल्ड, जो ट्रायल बैलेंस में वो पुरानी, और जो एडजस्टमेंट वाली है टेक्निकली क्या बन जाएगी, न्यू। समझ रहे हो, देयर इज ओल्ड बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट्स, ओल्ड आरडीडी, न्यू आरडीडी। कहानी क्लियर है, यहाँ तक सीधी सीधी सिंपल सिंपल है। पहला चीज मैंने क्या किया, बैड डेब्ट्स और आरडीडी के लिए डेटर पर 2 टिक मार्क, इस पर 2 टिक मार्क दिया, ये आरडीडी एंड बैड डेब्ट्स, 2 एडजस्टमेंट के लिए डेटर पर 2 टिक मार्क। फिर मैंने क्या चेक किया कि क्या क्वेश्चन में पहले से ही बैड डेब्ट्स है, तो आंसर मिला हाँ पहले से ही बैड डेब्ट्स है, तो उसको मैंने नाम बोल दिया ओल्ड और आगे दे दिया हैशटैग। सेम वे मैंने चेक किया कि क्या क्वेश्चन में आरडीडी है, तो आंसर इज हाँ है, तो उसको मैंने बोल
दिया ओल्ड और आगे ले आते, तो देखो मतलब आरडीडी बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट के लिए भी आपको कितना कुछ करना, सिर्फ टिक मार्क से नहीं होगा। बैड डेब्ट से तो उसको ओल्ड बोलो, आरडीडी तो उसको ओल्ड बोलो और हैशटैग लगाओ। हैशटैग का मतलब हम बाद में। चले आगे। एंड अब पांचवी और आखिरी एडजस्टमेंट सबकी फेवरेट, क्या है? एंड फर्नीचर। किसे किसे डेप्रिशिएट करना है? तो एक टिक मार्क दे दो लैंड एंड बिल्डिंग पर, देखो लैंड एंड बिल्डिंग पर, और एक दे दो फर्नीचर, राइट। मतलब पोस्ट टिक मार्क्स, सबका टिक मार्क्स कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग पर, फर्नीचर पर, डेटर पर 2, बैड डेब्ट्स पर टिक मार्क नहीं करना है आपको, आगे लिखना है ओल्ड और हैशटैग, राइट। वेजेस पर एक टिक मार्क, सैलरी पर एक टिक मार्क, एंड लास्ट रॉयल्टीज पर एक टिक मार्क। यहाँ पर आरडीडी के आगे हमने ओल्ड लिखा है और उस पर हैशटैग। क्लियर है? तो ऐसा सबका दिख रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम वो क्या है? पोस्टिंग। कितनी स्टेप्स हुई यहाँ तक? फॉर्मेट रेडी किया, पीएसआर दूंगा, फिर एडजस्टमेंट्स के आइटम्स को उठाएंगे और आपके बने हुए फॉर्मेट में पोस्ट करेंगे। बट पोस्ट करते वक्त आपको याद रखना है, ट्रेडिंग में क्या आएगा? डायरेक्ट खर्चा, डेबिट में। ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्या आएगा? सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक एंड आउटवर्ड। पीएनएल के क्रेडिट में क्या आएगा? इनकम अदर देन सेल्स। लायबिलिटीज में क्या आएगा? जो पैसा देना बाकी है। एसेट्स में क्या आएगा? मेरी प्रॉपर्टी, बिलोंगिंग एंड जो पैसा आना बाकी है। बस उस कॉन्टेक्स्ट पर हम पोस्टिंग करेंगे। अब ये ओरली करेंगे, मंडे को आके फिजिकल, राइट। बोलते जाओ कि कहाँ आएगा फाइनल अकाउंट। उसको फॉर्मेट सामने रखो। लैंड एंड बिल्डिंग बोलो कहाँ आएगा? फर्नीचर, क्लियर है। सन्ड्री डेटर्स, क्यों एसेट? आना बाकी, पैसा आना। डेटर्स कौन है? जिनसे पैसा आना बाकी, मनी रिसीव अप्रैल। ये होता है ओपनिंग स्टॉक, इसको क्या बोलते हैं? और ओपनिंग स्टॉक की जगह फिक्स्ड है, वो आता है ट्रेडिंग डेबिट में पहला आइटम। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है? ट्रेडिंग डेबिट पहला आइटम। बैड डेब्ट्स अभी कहीं पर नहीं आएगा, एडजस्टमेंट के साथ सॉल्व करो। अभी इंडिविजुअली इसको सॉल्व मत करो क्योंकि ये एडजस्टमेंट पर डिपेंडेंट है। तो हैशटैग मतलब कीप इट पेंडिंग, एडजस्टमेंट के साथ सॉल्व। क्लियर है? फिर प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी इज आर एक्सपेंस, लेकिन ये फैक्ट्री का है कि फैक्ट्री का नहीं है? आएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, राइट। अगला वेजेस, ट्रेडिंग डेबिट। वेजेस कहाँ आएगा? ट्रेडिंग डेबिट। वेजेस मतलब मजदूरी, फैक्ट्री लेबर को पैसा दिया तो खर्चा है, लेकिन फैक्ट्री का है इसलिए ट्रेडिंग में। अगला सैलरीज, सैलरीज भी खर्चा है लेकिन सबको देते हैं, तो ये पीएनएल के डेबिट में आएगा। कैरेज इनवर्ड यानी कि सामान लाने का खर्चा, खर्चा ही है ना ये कैरेज, लेकिन ये इनवर्ड मतलब सामान लाने का खर्चा। सामान कहाँ पर लाते हो? फैक्ट्री में। ये परचेस या फैक्ट्री से रिलेटेड, तो ये कहाँ आएगा? सेल्स रिटर्न। बाद में देखते हैं क्या करना है। ड्राइंग्स नहीं, ड्राइंग्स हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। वो पिछले साल था कैपिटल से माइनस, इस बार हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ना अलग से। कैपिटल अकाउंट बन रहा है ना अलग से, ड्राइंग्स उठा के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में डालेंगे। टू ड्राइंग जैसे हमने कल परसों किया था ना ड्राइंग्स की एंट्री डेबिट में, वैसे। नेक्स्ट इज डिस्काउंट, बट कौन सी तरफ है डिस्काउंट? डेबिट में है ना, मतलब ये डिस्काउंट मिला है कि दिया है? मतलब इट इज डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए। लॉस पीएनएल के डेबिट, क्योंकि ये परचेस प्रोडक्शन से रिलेटेड। अब देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर डिस्काउंट पर सामान खरीद कर बेच रहे होता है, लेकिन वो ट्रेड डिस्काउंट, और हम ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते। तो इसमें जो डिस्काउंट है वो कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट।
समझ रहे हो? डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट, मतलब कैश लेते वक्त या कैश देते वक्त का डिस्काउंट। तो ये परचेज सेल्स रिलेटेड नहीं है। जो डिस्काउंट अलाउड है दैट इज आर लॉस, कैश कमाई, तो P&L डेबिट। और डिस्काउंट रिसीव्ड इज आर फायदा, पैसे देते वक्त कम दिए तो फायदा, तो P&L के क्रेडिट में। एडवांस गिवन टू शाहरुख, हमने शाहरुख को एडवांस दिया है, शाहरुख से पैसे आने बाकी, इट इज आर एसेट। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिर इंटरेस्ट। अब देखो इंटरेस्ट क्रेडिट में भी हो सकता है, डेबिट में भी हो सकता है, क्योंकि क्रेडिट आइटम क्या रिप्रेजेंट करता है? इनकम एंड लायबिलिटी। डेबिट साइड क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सपेंस एंड एसेट। डेबिट वाला आइटम एक्सपेंस होगा या फिर एसेट होगा। अब ये इंटरेस्ट डेबिट में मतलब ये एक्सपेंस, इंटरेस्ट नाम का कोई एसेट होता है नहीं ना, तो ये एक्सपेंस डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि परचेस प्रोडक्शन फैक्टर से रिलेटेड नहीं है, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। उसके बाद कमीशन, P&L डेबिट के आगे ये इनडायरेक्ट। रॉयल्टी कल डिस्कस करेंगे। परचेसेस ट्रेडिंग डेबिट, एनीथिंग रिलेटेड टू परचेस, है ना। बट क्यों रॉयल्टी ट्रेडिंग में आता है वो हम कल समझेंगे, कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर। आज जो क्रेडिट, क्रेडिट में पहला आइटम क्या है? कैपिटल। कैपिटल कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल जाएगा, कैपिटल अकाउंट बनाया ना हमने सेपरेट फॉर्मेट में, कौन सी तरफ? क्रेडिट में। क्रेडिट में है तो क्रेडिट में जाएगा। फिर अगला इज बिल्स पेबल। बिल पेबल मतलब बिल का पैसा देना बाकी है, देना बाकी इज लायबिलिटी, बिल पेबल लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज, पैसा देना बाकी है। परचेस रिटर्न बाद में देखते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी, पैसा देना बाकी। बैंक लोन, इंटरेस्ट रिसीव, P&L क्रेडिट, फायदा है। RDD हैशटैग है, बाद में एडजस्टमेंट के साथ देख लेंगे। सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, बस सीधी सीधी बात, इन सारे आइटम्स को पोस्ट, राइट। बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, सिर्फ हमारा खत्म जल्दी हो जाता है। दैट इज अप्रैल चल रहा है ना अभी, तो मार्च फर्स्ट वीक, मई फर्स्ट वीक में हमारा खत्म हो जाता है फाइनल अकाउंट। फिर बच्चे डायरेक्टली फेब में एग्जाम देते हैं, तब तक भूल जाते हैं। कुछ में इसकी प्रैक्टिस करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आसान है, लेकिन एंड में रिवाइज ना होने के कारण कम मार्क्स आते हैं। चलो, तो मिलते हैं ऑन मंडे। मंडे का टाइमिंग भी वही है, 12 से 4 CA फाउंडेशन, 4 से 6 मैथ्स। सर को थोड़ा सा भी फैमिली मैटर्स की वजह से चल रहा है, वो 1-2 घंटे ही दे पा रहे हैं, वो बोल रहे नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक। चलो, तो सी यू ऑल ऑन मंडे। बाय बाय एवरीवन। ऑनलाइन वालों क्लियर है, कंप्लीट है सबका? रुको, अटेंडेंस लगा के जाओ अपनी अपनी। मंडे, मंडे को अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स होगा। यस, बोलो।